नमस्कार। आज आप सभी लोगों का स्वागत है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जैसा आप लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 2014 से 2019 तक, 2019 से 2024 तक, हर बार हमने 2014 से 2019 में जब इलेक्शन में गए तो अपना रिपोर्ट कार्ड को लेकर जनता के बीच में गए, और 2019 से अब 2024 में गए तो रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच में गए। जो 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने जो देश की उन्नति के लिए, देशवासियों के उत्थान के लिए और देश को आत्मनिर्भर बनाने का जो काम किया है, वो पूरा लेखा जोखा रिपोर्ट कार्ड हम जनता के बीच में रखा है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो 10 सालों में जिस तरह से देश को मजबूती से चलाया है, उसको देश की जनता के बीच में रखा। और देश की जनता जानती है कि मोदी जी ने 10 साल में भारत को और भारतवासियों को 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार मान के और उनकी उन्नति के लिए ही काम किया है और देश को मजबूत बनाने का काम किया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो एक टाइम 2014 से पहले का, खासकर 2004 से 2014 के बीच का जो पीरियड देखेंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है बड़ी डिफिकल्ट चीज़ थी इंडिया में, इसलिए कि रेड टेपिज्म, करप्शन, स्कैम्स और पॉलिसी पैरालिसिस जैसी चीज़ सुनते थे। और देश की अर्थव्यवस्था जो है 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी में कही जाती थी। दुनिया के 5 जो सबसे कमज़ोर तरीन, जो डगमगाती इकोनॉमी थी, उसमें भारत की चर्चा होती थी। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जी ने जब 2014 में बागडोर देश का संभाला तो उन्होंने समझ लिया कि देश की अर्थव्यवस्था जो है बहुत ही चरमराती स्थिति में है और इसको मजबूती देने के लिए बहुत सारे पॉलिसी मेजर्स, पॉलिसी इनिशिएटिव्स और खासकर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जैसी चीज़ें करनी पड़ेगी। और उन्होंने पिछले 10 सालों में किया। उसका नतीजा है कि आप देखिए, जो कांग्रेस पार्टी जैसी पार्टियाँ और ख़ासकर जो अपोजिशन के पार्टीज़ को, आप किसी को भी देखिए, उनकी चिंता परिवार की चिंता रहती थी। चाहे वो राहुल हो, सोनिया जी के लिए राहुल, प्रियंका वाड्रा और उनके कुछ गरीबी लोग जो थे, जो चाटुकार लोग थे, उनकी चिंता ज़्यादा रहती थी, ना कि देश की जनता की। लेकिन प्रधानमंत्री जी के लिए देश और देश के लोग उनके परिवार जैसे थे और इसलिए उन्होंने बहुत सही और सोच समझ के फैसला लिया। और ख़ासकर कोविड जैसे समय में जो फैसला लिया है, आज पूरे दुनिया की इकॉनमी आप देख लीजिए, दुनिया की इकॉनमी को और देश की इकोनॉमी को आप ज़रा सा अगर उसका मुआयना कीजिएगा तो आपको अंदाज हो जाएगा कि जो पॉलिसी डिसीजन उस वक्त 2020 में कोविड के समय में लिया है भारत सरकार ने, वो आज देश को तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। जबकि बाकी लोग की डगमगाती इकोनॉमी में है। कैसी इकोनॉमी, जैसे अब यूनाइटेड किंगडम की इकोनॉमी देखिए और बाकी दूसरी दुनिया की इकोनॉमी देखिए, जो बहुत चरमराती हालत में, जबकि बड़ी इकोनॉमी होती थी, और आज वो फ्रेजाइल इकोनॉमी के बीच में आती है, इसलिए कि उनके जो पॉलिसी डिसीजन हुए, जो पॉलिसी इनिशिएटिव्स हुए, वो सब आज कहीं ना कहीं उनको ही तकलीफ दे रही है। इन्फ्लेशन उनके लिए बहुत हाई हो गया है और उसके साथ जो वॉर हुए, यूक्रेन वॉर और जो ग्लोबल क्राइसिस हुए, बहुत सारी चीज़, उस दौरान भी सरकार ने बहुत सोच समझ के जो है फैसले लिए। जो कहते हैं कि हमने जो भी फैसला लिया है वो अपनी ताकत को देख के, अपने समझदारी के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिया। अब इसके बीच में ही आज जो इलेक्शन चल रहा है, इलेक्शन का माहौल है हर जगह, हम लोगों को रिपोर्ट कार्ड दे रहे हैं और उसमें एक बहुत अच्छी न्यूज़ आई है देशवासियों के लिए, जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। देखिए, ये न्यूज़ जो है ऐसे माहौल में आई है जब जो स्टैम्प ऑफ अथॉरिटी, स्टैम्प ऑफ अप्रूवल, स्टैम्प ऑफ एक्यूरेसी की बात जो कहते हैं ना, वो जो है S&P जो रेटिंग एजेंसी से दुनिया के हर कंट्रीज़ के लिए S&P जो रेटिंग एजेंसी है, उसकी जो अर्थव्यवस्था, उसका एक बैरोमीटर है, बताती है कि किस हालत में अर्थव्यवस्था है, अच्छी है, बुरी है, खराब होने वाली है, अच्छी होने वाली है। और आज आपके साथ शेयर करने में हमें खुशी हो रही है कि अर्थव्यवस्था हमारी बहुत स्ट्रांग है। इसीलिए जो ट्रिपल बी माइनस रेटिंग, जो हमारी जो इन्वेस्टमेंट ग्रेड जो होती है, ट्रिपल बी माइनस होती है, वो रेटिंग जो भारत की रेटिंग है, वो पहले जो है उसका आउटलुक जो है, मतलब आउटलुक आगे कैसा रहेगा उसके लिए स्टेबल था, अब उसको पॉजिटिव किया गया है रेटिंग एजेंसी द्वारा। और जब पॉजिटिव होती है जब आउटलुक पॉजिटिव होता है, मतलब अनदर टेक ऑफ, मतलब यहाँ से रेटिंग अपग्रेड। पहली बार इतिहास में होगा कि भारत जो है, जो ऐसा इमर्जिंग इकोनॉमी, जो विकसित भारत का जो सपना और संकल्प भारत के प्रधानमंत्री ने लिया है, उस दिशा में अब रेटिंग एजेंसीज भी समझने लगी हैं कि ये जितने पॉलिसी इनिशिएटिव हुए, पॉलिसी डिसीजन हुए, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हुए, वो अब सामने दिखने लगा है। यहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे बाकी जो अपोजिशन लीडर हैं, उनके आंखों में पट्टी है, लेकिन दुनिया के जो एजेंसीज है उनके आंखों में पट्टी नहीं। वो देखते हैं कि जो ट्रैक्शन मिल रहा है, जो इकोनॉमी जो बढ़ रही है, वो साफ उनको दिखने लगा है और इसीलिए उन्होंने आउटलुक पॉजिटिव किया है। और यहां से मुझे लगता है आगे आने वाले दिनों में, जो उन्होंने अपने रिपोर्ट में भी कहा है कि अच्छा रहा और फिस्कल कंसोलिडेशन जैसी चीजें हुई, तो हो सकता है रेटिंग अपग्रेड भी, मतलब ये ऐतिहासिक हो जाएगा। 14 साल में पहली बार जो है उन्होंने अपने जो आउटलुक को हिंदुस्तान के लिए चेंज किया है। बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ये बहुत बड़ा जो है स्टैंप ऑफ अथॉरिटी है इस देश की जो अर्थव्यवस्था के लिए, जो प्रधानमंत्री जो ली है।
जो इतने सालों में, जो 10 सालों में जो उन्होंने मोदीनॉमिक्स जो उनके बारे में कहते हैं, जो उन्होंने जो फैसले लिए, उसका जो आज लेखा जोखा जो है रेटिंग एजेंसी ने भी उसमें स्टैंप ऑफ एक्यूरेसी लगा दी है। देखिए उनके ऑब्जर्वेशंस क्या थे और आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और क्यों उन्होंने दिया है। आप देख लीजिए 2014 में फ्रेजाइल इकोनॉमी थी और अब देखिए स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी है। और कैसे देखते हैं कि उसके 4-5 जो है मापदंड है जो रेटिंग एजेंसी देखती है। सबसे पहली बात कि दुनिया के अलग अलग देशों में क्या इन्फ्लेशन जो है उसमें वोलाटिलिटी है कि नहीं। देश की बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मैं आप लोगों के सामने साझा कर रहा हूं, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि इन्फ्लेशन में वोलाटिलिटी नहीं है। आज इन्फ्लेशन में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल इनफ्लेक्सिबल टारगेट डे 1 से दिया है कि आरबीआई को, और इसके लिए आरबीआई बधाई के पात्र है कि उन्होंने दिया है 4% ±2%। ये जो है जो उनकी कमेटी बनी है, उस कमेटी में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो करती है और उसका टारगेट दिया हुआ है उसको, और बहुत इनफ्लेक्सिबल टारगेट दिया। हम देख रहे हैं कि आज 4 हैंडल में जो है 4% से ऊपर जो है हमारी जो है इन्फ्लेशन है। ये दुनिया में अपने आप में एक अचीवमेंट की तरह देखा जा रहा है। इसलिए कि सप्लाई बॉटलनेक, कई चीज़ें हमने देखा है खासकर यूक्रेन वार में के बाद कि पूरे जो है सप्लाई बॉटलनेक हर जगह हमने जो देखा, और उसकी वजह से इनपुट कॉस्ट बढ़ता गया और इनपुट कॉस्ट की वजह से इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में बढ़ गया। हिंदुस्तान में फिर भी कंट्रोल में रहा, और ये कंट्रोल करने का जो तरीका जो है प्रधानमंत्री का, जो उन्होंने जो संकल्प लिया था, आज उसका डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। और इसीलिए रेटिंग एजेंसी ने इस बात को तस्लीम किया कि जो रेटिंग में जो इसमें वोलेटिलिटी होती थी, इन्फ्लेशन में वोलेटिलिटी, देश के प्रधानमंत्री की पॉलिसी और गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से वोलेटिलिटी खत्म हो गई। आप देखिए ना 4% से ज़रा से ऊपर जो इन्फ्लेशन है, वो पहले जो यूपीए के समय में जब नंगा नाच हो रहा था, टेली बैंकिंग होती थी और इस तरह से जो देश को लूटा जा रहा था, उस वक्त इन्फ्लेशन जो है डबल डिजिट में होता था और कंट्रोल नहीं हो पाता था। आज तो कंट्रोल में है। और अगर आप जो फूड इन्फ्लेशन को अगर आप निकाल दीजिए, इसलिए कि जो कोर इन्फ्लेशन देखिएगा तो 3.3% है। जो एनर्जी और फूड इन्फ्लेशन जिसमें ग्लोबल वोलेटिलिटी रहती है और इसमें सीजनल वोलेटिलिटी रहती है, एनर्जी में ग्लोबल वोलेटिलिटी और यहाँ सीजनल वोलेटिलिटी रहती है सब्जियों में, फूड आइटम में, उसको निकाल दिए तो 3.3% है। लेकिन अगर उसको ऐड भी कर दे तो 3.8% है, और सारी चीज़ों को ऐड कर दे तो 4+ जो है वो अपने आप में अचीवमेंट। और इसी चीज़ को जो उन लोगों ने इस बात का दिया है कि इसकी बहुत बड़ी अचीवमेंट, इसकी वजह से एक वन ऑफ द रीज़न जो है उन्होंने आउटलुक को पॉजिटिव किया है। जीएसटी कलेक्शन, आज जीएसटी कलेक्शन बढ़ता क्यों जा रहा है? किसी ने, ये जो अपोजिशन लीडर को समझना चाहिए ना कि जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने में कितनी तकलीफ, ट्रक 16 घंटे रहती थी, 18 घंटे वो जो टोल देने के लिए, क्या नाका पे जो देते हैं वो टैक्स, उसको देने के लिए 18 घंटे खड़े रहती थी। अब वो पूरा सो गया सारे स्टेट के जो बॉर्डर्स, तो उससे कॉस्ट कम हुई है, एक आम नागरिक का भला हुआ है, इन्फ्लेशन कम हुआ है। और इससे नहीं तो कॉस्ट, इनपुट कॉस्ट बहुत बढ़ जाते थे, इसलिए कि अगर 18 घंटे तक ट्रक एक जगह पर रुकती है, 16-18 घंटे, और देखा हमने अपने जीएसटी आने से पहले, जो इम्प्लीमेंट होने से पहले हमने देखा है। अब वो सारी चीज़ पोरस बॉर्डर होने से बहुत अच्छा जो है वो स्मूथ रन होता है, और जो उससे कॉस्ट भी, इनपुट कॉस्ट कम होता है, इसलिए इन्फ्लेशन कम होता है, और एक बहुत बड़ा अचीवमेंट जो है रेटिंग एजेंसी ने माना है। दूसरी बड़ी चीज़ जो है वो मैक्रो स्टेबिलिटी के बारे में बात किया है। चाहे आप देखिए कोई भी मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स देखिए, चाहे पहले जो होता था 2014 से पहले सब फ्रेजाइल होता था, हर चीज़ जो है बड़ी बुरी हालत में रहती थी। जो बोलते थे उस वक्त के लोगों का कहना था, मैं खुद बैंकर था, कि जो मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स है वो बहुत डिस्कम्फर्ट देता है, टेरेबल शेप में है, और उससे लोगों को कंफर्ट नहीं आता था। आज बहुत कंफर्टेबल है, और इसके एक खास एग्जाम्पल आपको देना चाहते हैं कि आप देखिए जो दुनिया की अर्थव्यवस्था है अराउंड 3% से बढ़ने वाली जो ग्रोथ होगा, जो इंक्रीमेंटल ग्रोथ हर साल, जैसे हम जीडीपी ग्रोथ करते हैं, हमारे जीडीपी ग्रोथ 7% का। कल परसों जो है जो गोल्डमैन सैक जैसे ऑर्गेनाइजेशन, जो ग्लोबल बैंक है जिसकी एक्यूरेसी को दुनिया मानती है, उसने भी अपने आउटलुक को चेंज किया और बोला नहीं, और ज़्यादा तेज़ी से इंडिया में ग्रोथ होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी तेज़ होगी। और जिस तरह से जो न्यू डाला है भारत सरकार ने 10 सालों में, कोई इसको चेंज नहीं कर सकता। तेज रफ्तार से ही जो है इकोनॉमी आगे बढ़ने वाली है, और इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और इसीलिए दुनिया की जो अर्थव्यवस्था जो बढ़ेगी उसका 20%, 1/5 जो कंट्रीब्यूशन इंक्रीमेंटल ग्रोथ का 1/5 मतलब 60 बेसिस पॉइंट, मतलब 20% जो है कंट्रीब्यूशन आपका देश दे रहा है। इतना बड़ा अचीवमेंट है आपका देश जो है इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल जीडीपी। ये अपने आप में गर्व करने वाला बात है। हम गर्वान्वित होते हैं जब ये कहते हैं, जहाँ 4-5% कंट्रीब्यूशन होता था, 6-7% होता था, ग्लोबल ट्रेड में अभी भी हमारा 4% कंट्रीब्यूशन है, लेकिन जो मोदी सरकार आया था तो 2%, 2 पॉइंट कुछ परसेंट था। मोदी सरकार ने 4% तक ग्लोबल ट्रेड का जो है कंट्रीब्यूशन किया है, जो शेयर है उसका। लेकिन इंक्रीमेंटल ग्रोथ का, जीडीपी ग्रोथ का 20% है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और इसी को एसएनपी ने भी रिकॉग्नाइज किया है। और इसका कारण क्या है?
कि हमारे सारे जो फैसले हुए हैं, चाहे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है, पॉलिसी रिफॉर्म्स हुए, पॉलिसी इनिशिएटिव्स है, वो सही दिशा में हुए। हमने कभी अपने वेट से ज़्यादा नहीं जो है जंप किया है, इससे जो है कभी भी अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई नहीं। आप यूके का एग्जाम्पल ले लीजिए, अब और भी विकसित देशों का एग्जाम्पल ले लीजिए। उन लोगों ने कैश बांटने का काम किया। कैश बांटने से क्या होता है? इन्फ्लेशन बढ़ता है। आज देखिए वहाँ किस तरह से इन्फ्लेशन से जूझ रहे हैं लोग। यहाँ हमने जो है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया, हमने जो है सुविधाएं बढ़ाई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सब लोगों की ईज ऑफ लिविंग पर फोकस किया और सबको, चाहे वो गैस कनेक्शन हो, चाहे वो घर बना के देने का काम हुआ, चाहे आप रोज सड़कें बना के देने का काम हुआ, या आपने एजुकेशन के लिए जो है जो स्कॉलरशिप देने का काम हुआ, या आपने बहुत सारी सुविधाएं दी। और जो मनरेगा को उसको भी मॉडिफाइड मनरेगा किया और जो इंस्टेड ऑफ सिर्फ कैश देने के बजाय उसको मॉडिफाई करके किया कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे गांव देहात में। तो आज देखिए रूरल इकोनॉमी भी है, वो थ्राइविंग रूरल इकोनॉमी, उसके कंट्रीब्यूशन जो है, जो डिमांड जो है पेंटअप हो रहे हैं, तेजी से बढ़ रहे हैं। मतलब अर्थव्यवस्था जो है शहर की और गांव की दोनों बढ़ रही है। और इसको कैसे मापते हैं? आप देखिए, चाहे जो जितने भी हाई फ्रीक्वेंसी डेटा आते हैं, चाहे ट्रैक्टर सेल्स, चाहे टू व्हीलर सेल्स, चाहे आप जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, ये सारी चीज़ें जो है 25-30 की जो पैरामीटर होते हैं, सब में ये बात दिखाता है कि अर्थव्यवस्था मजबूत है, इसलिए सब में डिमांड पड़ रहा है। और एक खास बात जो होता है, जिसको सर्विसेज सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में मापदंड के लिए है, उसको PMI बोलते हैं। जो PMI 50 से ऊपर होता है तो कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है। आपको आश्चर्य होगा, पुराने ज़माने में जब जो फ्रेजाइल सरकार की इकोनॉमी थी, जब UPA सरकार में, तो 50 आना ही मुश्किल होता था। अब तो यहाँ 60s में है, बहुत सर्विसेज सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग स्पेस। तो भारत के प्रधानमंत्री ने जो कोशिश नींव डाली है कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, वर्ल्ड क्लास जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स को यहाँ पर लेके आओ, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाओ, और जो है वाइट कॉलर और ब्लू कॉलर जॉब जितना क्रिएट कर सकते हैं, हमने 10 साल में ये चीज़ करके दिखाया है। अब दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां हिंदुस्तान की तरफ देख रही हैं कि हम FDI लेकर इंडिया में आएंगे और मैन्युफैक्चरिंग हब यहाँ करेंगे और यहीं से जो एक्सपोर्ट करेंगे। तीनों चीज़ जो है, एक जो पूरा जो प्लान जो था, उसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एग्जीक्यूट बहुत अच्छे से किया और इसको ग्लोबल एजेंसीज ने एक्नॉलेज किया कि ये सही ट्रैक पे जा रही है और सही तरीके से जा रही है। और इसका जो है फायदा जो है देश की अर्थव्यवस्था को आने वाले सालों साल में मिलेगा। और जो विकसित भारत का जो संकल्प लिया प्रधानमंत्री जी ने, उसकी नींव जो डाली है, आज उसका जो है उसको जो बोलते हैं उसको टिक लगाने का काम जो भी ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज ने किया है। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप देखिए GST कलेक्शन, वो आप हर महीने बढ़ता है। और उसके साथ साथ अगर आप देखिए कि कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो भी अच्छा होता है, और ख़ास के फीमेल वर्क पार्टिसिपेशन भी जो 6% से बढ़ गया है, वो अपने आप में एक अचीवमेंट है। आप देखिए जो इसमें पॉवर्टी में जो है, जो बोलते हैं पॉवर्टी जो है वो देश से कम हो रहा है, न्यू मिडिल क्लास बन रहा है। और वो भी रेटिंग एजेंसीज ने पहचाना कि न्यू मिडिल क्लास बन रहा है, मतलब बिलो द पॉवर्टी लाइन से 250 मिलियन पीपल, मतलब 25 करोड़ लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन से बाहर आए हैं। वो कैसे आए? जाहिर है कि जो पॉलिसी इनिशिएटिव लिया सरकार ने, उस पॉलिसी इनिशिएटिव की वजह से आज लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल के जो है वो अब न्यू मिडिल क्लास में, लोअर मिडिल क्लास में समा रहे हैं। और आगे आने वाले दिनों में जिस तरह से तेज रफ्तार से अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, ये लोग एक जो सबसे बड़ा मिडिल क्लास दुनिया का बन के देश में है, आज भी 33 करोड़ लोग हैं, वो और भी बढ़ के ज़्यादा हो जाएंगे, ऐसा अनुमान है। और इस चीज़ को जो है रेटिंग एजेंसीज ने समझा है और परखा है और बहुत बारीकी से एनालिसिस करके इस बात को अपने रिपोर्ट में डाला है कि ये पॉलिसी जो है देश की और मजबूत बनाएगा। साथ में उन्होंने एक बात और कही है रेटिंग एजेंसीज ने, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि जो फिस्कल डेफिसिट है, फिस्कल प्रूडेंस को उसको मैनेज करना है, उसको मेंटेन करना है, उसको फॉलो करना है। और वही चीज़ दिखा हमें कि जब फिस्कल डेफिसिट को हमने बिल्कुल मैनेज करते हुए रखा है, डिस्पाइट द फैक्ट कि कोविड के टाइम में वी वर स्ट्रगलिंग एंड एवरी गवर्नमेंट वाज स्ट्रगलिंग। नाउ वी वर नॉट द ओनली एक्सेप्शन, बिकॉज देयर वाज एब्सोल्युटली नो इनफ्लोज, एंड व्हाइल we had to take care of the people of this great country. And that time, government had opened its coffers, and every single citizen have been taken care of. Government didn't bother how much money we are collecting in terms of revenues, but government focused on expenditure because that was the need and situation warranted that government should open its coffer for the people of this great country. इतना कुछ करने के बावजूद भी आज फिस्कल डेफिसिट जो है हमारा नीचे आ रहा है, फिस्कल प्रूडेंस जो है हम फॉलो कर रहे हैं। और इस बात को ग्लोबल एजेंसीज ने, सिर्फ रेटिंग एजेंसीज नहीं बल्कि दुनिया की हर ग्लोबल एजेंसीज, जो बड़े बड़े बैंक्स हैं, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, ADB है, सब ने एक्नॉलेज किया
कि ग्रोथ जो मोमेंटम है वो सारा चीज बिकॉज एक पॉलिसी इनिशिएटिव के थ्रू है। अब देखिए जो हाल आगे आने वाले दिनों में जिसकी जो बारे में ग्लोबल एजेंसीज ने भी कहा है और रेटिंग एजेंसीज ने भी कहा कि मैक्रोस अच्छे लग रहे हैं, बहुत स्टेबल लग रहे हैं, इन्फ्लेशन में वोलेटिलिटी कम हो गई है, प्राइवेट जो कैपिटल जो गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर अच्छा खासा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर बजटरी एलोकेशन हुआ था, अब प्राइवेट कंजम्पशन जो है और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट दोनों तेजी से बढ़ रहे हैं। और जो आपकी एक्सेस कैपेसिटी थी सिस्टम में वो खत्म हो रहा है। अब नए मैन्युफैक्चरिंग सेटअप जो है और इन्वेस्टमेंट शुरू होंगे। ग्लोबल एफडीआई जो इंडिया में आएगा मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा और आम नागरिक की सुविधाएं और भी सरकार जो कोशिश करती है वो भी सरकार कोशिश जो है अपनी जारी रखेगी। इस पूरे माहौल में देश की अर्थव्यवस्था बनेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, तेजी से बढ़ेगी, विकसित भारत की तरफ जाएंगे और मोदीनॉमिक्स पूरे दुनिया के लिए एक टेम्पलेट बन के रहेगा। जैसे आयुष्मान भारत जब स्कीम आई थी लोगों ने कहा क्या स्कीम है, आज ये स्कीम पूरे दुनिया में एक टेम्पलेट बन के है और हर कंट्री चाहता है कि भारत में जो आयुष्मान भारत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो लॉन्च किया था उसको अपने देश में भी किया जाए और उससे जो देशवासियों को जो फायदा होता है, उनकी जो टेंशन फ्री रहते हैं, इसलिए कि आपने पढ़ाई के लिए बच्चों के पैदाइश से के बाद पढ़ाई के लिए, पढ़ाई से नौकरी के लिए, रोजगार के लिए, रोजगार से फिर आप जो और सुविधाएं चाहे वो जो इलाज के लिए हर तरह की चीज़ें जो है मुहैया करने के लिए कोशिश जो सरकार करती है, चाहे वो गैस कनेक्शन हो, चाहे घर का देने का ये है, बिजली कनेक्शन, पानी कनेक्शन, ये सारी चीज़ें जो है ईज ऑफ लिविंग, उसके अलावा राशन भी देती है। ये सरकार का संकल्प है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, हमारी सरकार ने डेमोन्स्ट्रेट किया है और इसीलिए लोगों का जो कॉन्फिडेंस है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास है और इसलिए लोग बार बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी को उनके विश्वास की वजह से उनके जो पॉलिसी डिसीजन है और जो उन्होंने 10 साल में डेमोन्स्ट्रेट किया है उसके लिए आशीर्वाद भी दे रही है। और मुझे पूरा यकीन है, हम चाहते हैं कि एक स्ट्रांग विपक्ष भी रहे, लेकिन जनता भी तो देखती है ना कि स्ट्रांग विपक्ष कैसे रहे। जब विपक्ष जो है 2004 से 14 भी नंगा नाच दिखाया, जिस तरह से देश को लूटा, और आज भी उनकी प्राथमिकता फैमिली है, उनकी प्राथमिकता कोई इंडिविजुअल है, उनकी प्राथमिकता जनता नहीं है, न देश है, न देश हित के लिए वो काम करते हैं या देशवासियों के लिए। इसलिए जनता पूरा विश्वास है कि इस बार हम जो अपना नारा दिया है उस नारे को पूरा करेंगे और प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे और जो दुनिया के सारे निवेशक जो देश के जो अर्थव्यवस्था पे जिनको कॉन्फिडेंस आया है और जिसने जो रेटिंग एजेंसी ने जो कॉन्फिडेंस हमारी अर्थव्यवस्था में दिखाया है उसके कारण आगे 5 सालों में इसका बहुत बड़ा जो लाभ भारत के अर्थव्यवस्था को मिलेगा, भारतवासियों को मिलेगा, भारत के व्यापारियों को मिलेगा, भारत के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और जो रैंकिंग ऊपर जाएगी और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट जो एफडीआई है बहुत ज़्यादा होगा, बहुत सारी नौकरियां ब्लू कॉलर और व्हाइट कॉलर जॉब होगी और मोदीनॉमिक्स एक टेम्पलेट के लिए दुनिया में पूरा रहेगा। ऐसा ये गुड न्यूज़ आया था, हमने समझा ये बहुत अच्छा देशवासियों के लिए गर्वान्वित वाला समय है जब हमारी 14 साल के बाद पहली बार रेटिंग जो है एजेंसी S&P जैसी रेटिंग एजेंसी उसने देश की अर्थव्यवस्था को, मजबूत अर्थव्यवस्था को तेज से पटरी पर आके तेजी से भाग रही है, उसको देखते हुए आउटलुक को चेंज किया और आगे उम्मीद है कि अगले 5 सालों के अंदर 2-3 चीज़ें तो हम कह सकते हैं। तीसरी इकोनॉमी बनने ही जा रही है, हमारा जीडीपी ग्रोथ कंसिस्टेंटली ऊपर जाएगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल फॉर्मेशन होगा सिस्टम में, इन्फ्लेशन बिल्कुल कंट्रोल में रहेगा और हम रेटिंग अपग्रेड भी होंगे, ऐसा भी हमको अनुमान लगता है जिस तरह की रिपोर्ट और जिस तरह का ये है। और बहुत सारे ग्लोबल इन्वेस्टर्स इंडिया में निवेश करेंगे और विकसित भारत का जो संकल्प प्रधानमंत्री जी ने 2047 का लिया वो साफ हमें भी और दुनिया के जो निवेशक है उनको भी और दुनिया की बहुत सारे कंट्रीज़ को भी दिखता है, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन को दिखता है। हमारे ऑपोजिशन ने पट्टियाँ बांध रखी हैं, उनको नहीं दिखता होगा, लेकिन जनता तो देख रही है। इसलिए हमें पूरा विश्वास है जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से जिताएगी और इन चीज़ों का भी ज़रूर संज्ञान लेगी जो देश की अर्थव्यवस्था का स्टैंप ऑफ अथॉरिटी जो है और जो एक्यूरेसी जो है जो ऐसी एजेंसीज ने दिया है। अगर आपका धन्यवाद, आपका कुछ क्वेश्चन है तो हम आपसे ले सकते हैं। मनमोहन सिंह जी ने एक पत्र जारी किया है और कहा है कि बीजेपी की सरकार के दौरान जीडीपी ग्रोथ औसत जो है ऑन एन एवरेज 6% है, जबकि उनकी सरकार के दौरान एवरेज 8% है। ज़रा उनसे पूछिए ना कि इन्फ्लेशन क्या था, डबल डिजिट में इन्फ्लेशन था और बैंकों की हालत ऐसी खस्ता कर दी थी कि अगर आपके सामने आंकड़े रखे ये तो आप कहिए कि प्रधानमंत्री वाकई देश के बारे में सोचते हैं, वरना कोई दूसरी सरकार होती जो 2006 से 2012 के बीच में जो नाच हुआ है, इस नंगा नाच इस देश में, वो किसी को मालूम नहीं होगा, किसी ने देखा नहीं। 1947 जब देश आज़ाद हुआ उस वक्त से हमारे जो बैंकों के जो बैलेंस शीट साइज थी वो मात्र 18 लाख करोड़ थी। 2006 तक 18 लाख करोड़ थी। 2006 से 2012 के बीच में जरा गेस कीजिए 300% बढ़ गई, 53 लाख करोड़। और क्या हुआ कि सब टेलीफोन बैंकिंग, फोन बैंकिंग के थ्रू, मतलब 10 जनपद में फोन जाए, वहाँ से
कॉल बैंक को, या उस वक्त के चिदम्बरम जी के ऑफिस से जाए या मनमोहन सिंह के ऑफिस से उनके जो प्राइवेट सेक्रेटरी वो फ़ोन करे बैंकों को और पैसा बांटते रहो, ऐसा लगता है, और कमीशन इधर पहुंचाते रहो, ऐसा लगता है मानो घर का पैसा है। उससे क्या हुआ कि बैंकों की हालत चरमरा गई। इसलिए कि उस वक्त की एक रिपोर्ट आई, मैं नहीं कह रहा हूं, आप हमारी बात को ऐसा सकते हैं, वहां पर क्रेडिट स्विस जैसी एक रिपोर्ट आई थी, उसका नाम था डेट कर्ज की रिपोर्ट बताती है कि जो उस वक्त के लोगों ने जो लोन दिया था बैंकों ने, उसमें ज़्यादातर लोन जो टर्म है वो फाइनेंस का टर्म है एबिटा नेगेटिव, मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट डिप्रिसिएशन एंड टैक्सेस, वही नेगेटिव है। तो मतलब आप कभी जो ऋण ले रहे हैं उसको आप पूरा कर ही नहीं पाएंगे, उसको सर्विस कर नहीं पाएंगे। तो क्या हुआ, सब एनपीए बन गया। अगर उस पर व्हाइट पेपर निकाल के ले जाते तो क्या होता है, पूरी दुनिया का कॉन्फिडेंस देश से खत्म हो जाता है। इसलिए प्रधानमंत्री ने उस वक्त व्हाइट पेपर नहीं निकाला। अगर निकालते तो ये सारे लोग, पूरे देश की जनता देखती और एक्सपोज हो जाते कि किस तरह से इन्होंने बैंकों और देश को लूटा है। लेकिन हमने क्या किया, हमने बैंकों को रिकैपिटलाइज किया, हमने वो सारी चीज़ इनहेरिट की, सारी तकलीफ को लिया और प्रधानमंत्री जी ने बैंकों को रिकैपिटलाइज किया, सारी गालियां सुनी, लेकिन बैंक को मजबूत बनाया। और आज कह सकते हैं कि बैंक का क्रेडिट ऑफटेक जो है, जो एकदम नेगेटिव हो गया था, आज क्रेडिट ऑफटेक तेजी से बढ़ रहा है और अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। और जो इनकी बात है, उनको तो खुद अपने आप में देखना चाहिए कि किस तरह से देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर किया। अगर इस तरह से ग्रोथ होता तो ये फ्रेजाइल इकोनॉमी क्यों हो जाती, ये पॉलिसी पैरालिसिस क्यों हो जाती, ये सबसे नीचे 11 स्थान पे थी 2004 में, मजबूत 11 स्थान में थी, 2014 आते आते जो है वो फ्रेजाइल 11 स्थान में थी। तो ये सारी चीज़ें देश की जनता के सामने है। देश की जनता ने पट्टियां नहीं बांध के रखी, उन लोगों ने पट्टियां बांध के रखी हैं, इसलिए कि उन लोगों ने लूटा, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, देखिए, फॉरेन रिजर्व का तो बहुत अच्छा बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में है, ये तो अर्थव्यवस्था बता रही है और आपके रिपोर्ट में भी है। बैंकों के प्रॉफिट जो है वो दो तरह से आते हैं, एक तो क्रेडिट ऑफटेक से आते हैं, जो क्रेडिट ऋण देते हैं, और प्लस जो ट्रेजरी इनकम होती है। दोनों में बैंकों ने अच्छा किया, इसलिए कि उनकी जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बढ़ गई, बैंक रिकैपिटलाइज हुआ तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बढ़ गई, तो फिर उनके ऋण देने की ताकत बढ़ गई। जाहिर है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो लोन लेने की हैसियत देते हैं, इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, तो इनका इनकम लेवल भी, इंटरेस्ट इनकम, नेट इंटरेस्ट इनकम भी बढ़ता है, साथ साथ जो है ट्रेजरी इनकम भी बढ़ता है। और ये सब बैंक के इतनी मजबूत स्थिति में कि ट्रेजरी ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है और जो है क्रेडिट देना भी, ऋण देना भी शुरू कर दिया है। तो जाहिर है, दोनों बिजनेस अगर तेजी से ऊपर जा रहा है तो उसका ओवरऑल इनकम जो है, ट्रेडिंग इनकम भी, नेट इंटरेस्ट इनकम भी और जो इन्वेस्टमेंट इनकम है, तीनों मिला के बहुत अच्छा कर रहे हैं सब बैंक। और इसीलिए देखिए, पीएसयू बैंक्स के मार्केट कैपिटलाइजेशन वो अपने आप में मिसाल है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 2014 में क्या था, आज देखिए कई लाख करोड़ से ऊपर बढ़ गए, इसलिए कि उनकी ताकत को देश के प्रधानमंत्री ने पहचाना, उनको बल दिया, उनको कॉन्फिडेंस दिया और चोरी करने वालों को बिल्कुल निकाल के जेल के अंदर भेज दिया, ताकि कोई चोरी नहीं हो। बैंक अपने आज़ादी से, प्रॉपर क्रेडिट इवैल्यूएशन के बेसिस पे, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी डिसीजन की वजह से अच्छा करे, और उसका जो लाभ जो है आज बैंकों को हुआ, उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन, उनकी वैल्यू बढ़ गई और उनका ये इनकम बढ़ गया। और आरबीआई का देख लीजिए, आरबीआई की पॉलिसी की वजह से आज इन्फ्लेशन कंट्रोल रहने की वजह से, और जो बहुत सारे जो पॉलिसी इनिशिएटिव लिए आरबीआई ने लिया, वो भी बधाई की पात्र है। आज उनकी इनकम भी कितनी बढ़ गई, आज 2 लाख करोड़ का डिविडेंड दे रहे हैं, ताकत बढ़ गई है आरबीआई की। और फॉरेक्स रिजर्व जो है उनके टाइम में 2-3 महीने का भी, 3 महीने का रहता था, आज हमारा लगभग 11 महीना 12 महीने का बैलेंस ऑफ पेमेंट रहता है। ये अपने आप में अचीवमेंट और स्टेबिलिटी रहती है, और यही वजह है कि उन्होंने कहा कि जो चाहे वो फॉरेन करेंसी स्टेबिलिटी है, फॉरेन करेंसी रिजर्व्स है, और जो मैक्रो स्टेबिलिटी है, इन्फ्लेशन स्टेबिलिटी, प्लस जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट है, सब जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में है। इसलिए उन्होंने भी इसको पॉजिटिव आउटलुक दिया। देखिए, एनपीए मैंने कहा ना, इनहेरिट किया है, उसको हमने राइट ऑफ नहीं करने के बजाय राइट ऑफ किया, लेकिन राइट डाउन किया हमने, राइट ऑफ नहीं किया, हमने एक अलग सूची बनाई राइट डाउन कि जैसे ऐसे, और रिकवरी मैकेनिज्म बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया। तो बैंकिंग कोड भी जो आया था, उसकी वजह से जो इसमें और जो है तेजी से गति आई उसमें, लेकिन जो हम रिकवरी करते हैं तो उसको राइट बैक कर देते हैं, राइट डाउन फिर राइट बैक, और राइट बैक करते हैं तो उसकी कैपिटल एडिक्वेसी बढ़ती है, और जो उसका जो कैपिटल है वो भी और बढ़ जाता है, और बैंक और बेहतर स्थिति में हो जाता है। तो हम वो पूरा प्रोसेस पिछले 10 साल से कर रहे हैं। अब एनपीए जो भी बचा है वो है, धीरे धीरे उसको भी इंप्रूवमेंट हो रहा है, लेकिन अब बैंक बहुत अच्छी हालत में है, इसलिए पूरी दुनिया के निवेशक भी बैंक में हमारे कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट। I think he should understand the global agencies evaluate on these parameters. When you talk about inflation, is there any volatility in inflation? Absolutely no volatility. It's something which has been addressed by no other Prime Minister, but this Prime Minister, the Honorable Prime Minister, has, where from day one, had mandated RBI that there should be inflexible target
for inflation, and that's why he had kept the target for 4% plus minus 2%, and we have been able to maintain. There is no volatility. That is something which has been acknowledged by S&P as well as many other global agencies. All the manufacturing, momentum in manufacturing and the economic activities in manufacturing space is a testimony of a lot of jobs being created, both in formal sector and informal sector. And formal sector you can evaluate based on the basis of the EPF number and the many other ESIC number that suggests that the number of jobs which has been created. And what was the third question you said? Unemployment, inflation, and poverty. Poverty alleviation, I've just mentioned in my press that 250 million people have been taken out of the poverty, below the poverty line. There is a new middle class emerging in the country. There is a middle class, earlier upper middle class, lower middle class, new middle class, general middle class, all put together the largest middle class, which is happening because of the policy initiative by the Honorable Prime Minister and the support he has given to every single sector in the economy and particularly MSME, and that is why the advantages had come to the middle class and the lower middle class, because most of the lower middle class and middle class people are employed in MSME, and that is the benefit which they have accrued because of the policy initiative of the government. देखिए, ये मैं इस अर्थव्यवस्था पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो आपका इससे हट के है, लेकिन इतना मैं आपके बातों को इतना कहता हूँ, हारती हुई पार्टियाँ जो पार्टियों को लगता है कि इनको लोगों ने नकार दिया है, लोगों का विश्वास उनसे खत्म हो गया है और ज़मीन से बिल्कुल जुड़े हुए नहीं, वो इस तरह के सवाल को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डाल के और इस तरह से रखते हैं। इलेक्शन खत्म होने वाला है, उनको हार अपनी पता है और हम तो कह चुके हैं, हमें पूरा विश्वास है जिस तरह से प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद दिया गया है, हम ऑलरेडी सरकार बना चुके हैं। इस तरह की बातों में कोई अब वजन नहीं रहा है जो अपोजिशन बातें कर रही है। इफ देयर इज नो अदर क्वेश्चन, लेकिन राहुल गांधी या कांग्रेस या दूसरे लोग कहते हैं कि जो भी अर्थव्यवस्था की नीतियां बनाते हैं, आप उस उद्योगपतियों के मास के लिए नहीं बनाते हैं, बावजूद उसके अगर रेटिंग बढ़ती है तो क्या विदेशी जो रेटिंग बढ़ा उस पर भरोसा किया या राहुल गांधी जो बोल रहे हैं उस पर? देखिए, एक बात आपको बताते हैं, जो लोग अर्थव्यवस्था को एनालाइज करते हैं और जो पॉलिसी मेजर्स जो सरकार ले रही है उसको एनालाइज करते हैं, तो दो चीज़ें उनको मालूम है। शायद राहुल गांधी जी को एक बार अपने लोगों से चर्चा करनी चाहिए कि भारत के प्रधानमंत्री जब भी कोई डिसीजन लेते हैं, कोई भी पॉलिसी इनिशिएटिव, उसमें प्राथमिकता देश और देश हित पे और देश की जनता के हित में होता है। कोई डिसीजन बता दीजिए उन्होंने लिया है जो देश के जनता के फेवर में ना हुआ हो, बिल्कुल सरासर उनका स्टेटमेंट गलत है। प्रधानमंत्री ने जो भी कोई स्टेटमेंट, कोई भी पॉलिसी लिया है, डिसीजन लिया है, उसका डायरेक्ट बेनिफिट जो है देश को आत्मनिर्भर बनाना। आज डिफेंस सेक्टर में हम कहाँ पिछड़े हुए थे, कितने तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, एक्सपोर्टर हो गए, और कमीशन खोर और जो करप्शन खोर लोगों से छुटकारा और देश की आम नागरिक को फायदा। आज राशन मिलता है, भाई देश के नागरिकों को फायदा तो होना चाहिए। आज घर मिलता है, बिजली कनेक्शन मिलती है, गैस कनेक्शन मिलता है, सुविधाएं मिलती हैं। बच्चा पैदा हो, उसकी पढ़ाई, उसके पैदा होने के बाद से, पैदा होने के समय से, उसकी पढ़ाई से, उसकी नौकरी से, उसकी रोजगारी से और उसको घर में और अन्य सुविधाओं से सब सरकार देती है। तो ये सरकार का संकल्प है कि जनता के लिए काम करना है, जनता के हित में काम करना और जनता के हित में फैसले लेना है। जीएसटी कलेक्शन हुआ, जीएसटी आया तो उसका फायदा सीधा सीधा देश की जनता को हो रहा है, इसलिए कि अगर बॉर्डर पोरस होते हैं तो यहाँ पर जो कॉस्ट आती है वो कॉस्ट जो है जनता के गाड़ी कमाई में ऐड हो जाती है और उनको ज़्यादा जो खर्चा करना पड़ता है। लेकिन हमने वो जीएसटी कलेक्शन की वजह से फैसला लेने की वजह से ये सारी चीज़ इन्फ्लेशन कंट्रोल में रही। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल से और किसी का क्वेश्चन नहीं है, तो धन्यवाद, आप लोग इस प्रेस वार्ता में आए, धन्यवाद।